क्रॉस है तो यार ये तो करके देखना पड़ेगा फिर। इसका टी के रिस्पेक्ट में करके क्रॉस प्रोडक्ट ही तो करना है अंकित, इसमें तो क्या ही दिक्कत है, डी आर ओवर डी टी निकालना है और ये दिया हुआ है, ये ए बी लिखा हुआ है यहाँ पे, आई कैप जे कैप होना चाहिए, ए बी क्यों लिखा हुआ है, आर वेक्टर है कि क्या है, ए एंड बी आर वेक्टर्स, अच्छा ए और बी जनरल वेक्टर्स हैं, तो भाई ये तो ए और बी वेक्टर्स हैं, तो ये तो हमें खोल के करना पड़ेगा। हाँ वो भी ठीक है, यूथ पब्लिकेशन वाला भी। डिफरेंशियल इक्वेशन और मीट्रिक स्पेस वाला पोर्शन वीओडी में नहीं है सर, ये करा देना। मीट्रिक स्पेस तो होगा यार, मीट्रिक स्पेस तो होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ओडी ही कह रहे हैं पहले, चलो ओडी कर लेंगे, ओडी कर लेंगे, ओडी ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको कंप्लीट कर लें अंकित, ये देखना पड़ेगा यार, ये तो सोल्व करना पड़ेगा पूरा, और तो कोई इसका है नहीं ऑप्शन। गुड इवनिंग, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार ये थ्योरम्स कर लेते हैं जल्दी से, फिर ओडी शुरू कर लेंगे। अब आती है ग्रीन्स थ्योरम, देखते हैं अंकित, लास्ट में देखते हैं ना, नहीं तो मैं करके देखूंगा, फिर मेरे से एक बार याद दिला देना, या मेरे को ईमेल कर देना, ठीक है, ईमेल कर देना, मैं उसमें रिस्पॉन्स दे दूंगा। ऐसी कोई बुक नहीं है रिया, कितनी बार बताऊँ, ऐसी कोई बुक नहीं आती है। ग्रीन्स थ्योरम देखो क्या कहती है, कहती है कि फाई एंड साई आर टू स्केलर, phi and psi are two scalar point functions having continuous second order derivatives in a region V bounded by surface S. Then triple integral of phi of Laplacian of psi minus psi of Laplace of phi dv। कल क्लास नहीं होगी, नहीं कल क्लास नहीं होगी मानचू, ये हमारे टीजीटी पीजीटी सोल्व करा दे, हाँ ये देख लेंगे लास्ट में, ये करा दूंगा मैं सर। आप एक्सट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तो मैं बिल्कुल लाइव नहीं कराऊंगा, वो कर लेना तुम, उस टाइम भी मैंने वो बहुत मेहनत से पढ़ाया था, वो अच्छे से कराया हुआ है, बीओडी से करना है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो नहीं कराऊंगा। फाई ग्रेडियंट ऑफ साई मेरे को भाई बहुत गंदा लगता है, फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट एन कैप डी एस, ये ठीक है। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ फाई लैप्लेस ऑफ साई माइनस साई लैप्लेस ऑफ फाई डीवी जो है वो डबल इंटीग्रल फाई ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस साई ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट एन कैप डीएस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारी ग्रीन्स थ्योरम है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये एकदम इसका विकराल रूप है, ये इसका जंगली रूप है, ये आगे जाके अच्छी बन जाती है, इसका स्पेशल केस जो होता है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्चुअली में ये होती है, ठीक है। अभी के लिए हमें इसको ये भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आती है स्टोक्स थ्योरम, यहाँ पे हम स्टोक्स थ्योरम के अंदर क्या करते हैं, थर्ड थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं ये रिलेशन हमें प्रोवाइड करके देता है, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में हमें क्या देता है, रिलेशन देता है निकाल के, ठीक है। क्या कहता है ये देखो, कहता है कि इफ let S be a piecewise smooth surface bounded by a piecewise smooth simple curve C and f x y z be continuous vector function which has continuous first order derivatives, first order partial derivative। ये सारी अजम्पशन यार लिखनी पड़ती है, अब क्या करें बताओ, इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है ना। इन एस देन कहता है कि अगर सी के ऊपर तुम लाइन इंटीग्रल निकालोगे तो उसको हम डबल इंटीग्रल सरफेस के ऊपर भी निकाल सकते हैं, क्या, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस, कर्ल ऑफ एफ डॉट पीस वाइज यानी कि
आ गया पीस वाइज स्मूथ सरफेस, पीस वाइज यानी कि पीसेज में, है ना, पीसेज में ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर, ये किसके इक्वल होगा, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। इनके क्वेश्चन जो जरूरी है मैं वही कराऊंगा, ठीक है। हाँ अब ये देखो, ये वाली जो अब इनके जो जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज, स्टेटमेंट तो तुम समझ लो, स्टेटमेंट तो देख लो, इसकी स्टेटमेंट ये हो गई ग्रीन्स थ्योरम की, स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट ये हो गई। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो देखते हैं, क्वेश्चन इनकी छोटी छोटी स्पेशल केसेस में से आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो, ये क्या कहता है, स्टोक्स थ्योरम इन कार्टेशियन फॉर्म, यहां से क्वेश्चन पूछता है स्टोक्स थ्योरम इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हमारी स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, ठीक है। ये बोलता है कि यहाँ पे जो हमारा लाइन इंटीग्रल है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये देखो, ये ध्यान रखना, ये पिछली बार एक क्वेश्चन आया भी हुआ था, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन प्लेन, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम, ये कार्टेशियन फॉर्म है स्टोक्स थ्योरम की इन प्लेन, ठीक है, ये तो ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये हमारी ग्रीन्स थ्योरम भी बन जाती है, ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। अगर ग्रीन्स थ्योरम प्लेन में पूछे तो फिर ये लगा देनी है, ग्रीन्स थ्योरम अगर प्लेन के अंदर पूछे तो ये लग जाएगी, क्योंकि देखो प्लेन के अंदर वॉल्यूम तो होगा नहीं, है ना, तो प्लेन के अंदर हमारे लाइन और सरफेस हो जाते हैं। तो क्या कहता है कि अगर एक लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो तुम, सी f1 dx प्लस का f2 dy, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ f2 का तो इंटीग्रेशन कर दो पार्शियल x के रिस्पेक्ट में, जो y के साथ dy के साथ लिखा हुआ है उसका x के रिस्पेक्ट में, और जो f1 लिखा हुआ है उसका y के रिस्पेक्ट में ds, ds बोल दो या dx dy बोल दो, क्योंकि ds का मतलब यहाँ पे dx dy हो जाता है। अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि देखो, इसके क्वेश्चन कराता हूँ मैं एक दो। चलो साथ साथ लेके चलते हैं ना बाकी चीजें भी थोड़ी थोड़ी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये बताओ, इवेल्युएट, जैसे कि ये इवेल्युएट करा रहा हूँ मैं, लाइन इंटीग्रल किसके ऊपर, वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, ठीक है। वेयर, करो एक बार ट्राई, वेयर सी क्या हो जाएगा, सी इज द कर्व, सी तुम्हारा कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक बार इसको ट्राई करो, ये कौन सी थ्योरम का हो गया, ये स्टोक्स थ्योरम का हो गया। लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना मुश्किल लग रहा है, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि z की वैल्यू y में दी हुई है, यहां से x की वैल्यू y में निकाल सकते हैं, तो बन तो जाएगा y में पूरा इंटीग्रेशन, पर दिक्कत करेगा। पर स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हैं हम, ये वाली, ये स्टोक्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम यूज करो जरा। अब स्टोक्स थ्योरम लगाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो f का, यहाँ पे f कौन बन रहा है तुम्हारा, वाई जेड आई कैप, एक्स जेड जे कैप, एक्स वाई के कैप, ये बन रहा है, ठीक है। एन कैप भी निकालना पड़ता है, ये वाला सरफेस है तो एन कैप कैसे आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई से आएगा। पर पहले तुम एफ का कर्ल तो निकालो, कर्ल क्या आ रहा है देखो, एफ का कर्ल कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है कर्ल देखो, कर्ल निकालो एफ का, कर्ल ऑफ एफ, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ हो जाएगा वाई जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ये हो जाएगा, ये निकालना है, कितना आएगा देखो आई कैप, ये हो गई ये कॉलम गया, इसको यहाँ पे कराओ, जब डेल ओवर डेल वाई एक्स वाई पे ऑपरेट होगा जाके, तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो एक्स आ जाएगा, एक्स जेड जाके डेल ओवर डेल जेड पे होगा तो जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो वो भी एक्स आ जाएगा, माइनस का जे कैप, ये हो गई ये कॉलम गया, डेल ओवर डेल एक्स पे एक्स वाई आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा वाई, तो डेल ओवर डेल जेड पे जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का, प्लस का के कैप, ये हो गई कॉलम गया, इसकी इस पे कराओगे तो ये हो जाएगा जेड, और इसको इस पे कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस का जेड, जीरो आ रहा है, जीरो वेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, जीरो वेक्टर। तो अब मुझे एन कैप निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे जो है एन कैप निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। कर्ल ऑफ एफ अगर मेरा जीरो आ रहा है तो ये मेरा क्या बनेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ जीरो डॉट एन कैप डी एस, तो ये तो जीरो ही आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, ये जीरो आ रहा है। तो
ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे दिख रहा है तो ये इजीली हो गया, लाइन इंटीग्रल बड़ा टेढ़ा पड़ जाता। अब कर्ल तो निकाल ही सकते हैं हमें ना, कर्ल निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, हम यहाँ पे जो मैंने ये लिखी थी, इसको मैंने ये लिखा था, ये कार्टेशियन फॉर्म लिखा था, तो एक बात ध्यान रखना, हम ग्रीन्स थ्योरम को क्या कहते हैं? ग्रीन्स थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन प्लेन के अंदर। ग्रीन्स थ्योरम जो है, एन कैप कल निकाला तो था हमने, ग्रेडियंट ऑफ फाई से कल निकाला तो था हमने एन कैप, है ना। कल एक क्वेश्चन नहीं किया था जिसके अंदर हमने एन कैप निकाला था ग्रेडियंट ऑफ फाई से। तो ये तो हो गया सिंपल स्टोक्स थ्योरम पे। अब देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल ओवर सी, किसके ऊपर? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ग्रीन्स थ्योरम का जो स्पेशल केस है ना, वो यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? ग्रीन्स थ्योरम का स्पेशल केस यूज करेंगे, ये वाला। जब तुम्हें 2 डायमेंशन में दिख जाए, देखो पता कैसे लगेगा? जब 2 डायमेंशन में दिख जाए, जैसे यहाँ पे तो 3 डायमेंशन में लग रहा था, यहाँ पे जो एफ दिया हुआ था वो 3 डायमेंशन का दिया हुआ था। तो जब स्टोक्स थ्योरम को हम 2 डायमेंशन में ले जाते हैं, स्टोक्स थ्योरम को जब हम 2 डायमेंशन में ले जाते हैं तो वो ग्रीन्स थ्योरम बन जाती है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे देखो अब ये बन रहा है, ठीक है। अब ये मेरा क्या बन रहा है? ये मेरा बन रहा है f1 dx प्लस का f2 dy, ये बन रहा है। तो जब मैं इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? डबल इंटीग्रल ऑफ f2 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे पार्शियल तो हो जाएगा 2x, और f1 का y के रिस्पेक्ट में करोगे, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस का 2y, ठीक है, और dx dy। अब 2x में से x जाएगा तो x हो जाएगा, और माइनस का 2y। अब समस्या यह है कि लिमिट्स कैसे निकलेगी? लिमिट्स के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लिमिट्स के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू एक्स क्या है? हमारी स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू एक्स मेरी एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है ना। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? ये मेरा एक पैराबोला है। कौन सा? वर्टिकल पैराबोला। ये मेरा वर्टिकल पैराबोला है जो ऐसे जा रहा है। तो ये मेरा क्या बनेगा? इनसे बाउंडेड होने वाला जो ये होगा ना, ये मेरा कर्व है, ठीक है। सबसे पहला काम तो क्या करोगे? इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दिख रहा है 1 1 पे, 1 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 0 0 पे कर रहे हैं, है ना। अब एक को तो रखो वेरिएबल और एक को रखो कांस्टेंट। एक को तो रख लो वेरिएबल और एक को रख लो कांस्टेंट, या तो एक्स को रख लो या वाई को रख लो। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो कैसे करते हैं, लिमिट्स कैसे देखते हैं। देखो अगर तुम सबसे पहले एक्स की लिमिट लगा रहे हो तो एक्स की लिमिट लगेगी वेरिएबल, क्योंकि बाद वाली लिमिट कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी तो इंटीग्रेशन कैलकुलेट होगा। तो बाद वाली में y की लिमिट तुम मान लो 0 से लेकर 1 तक लिख दे रहे हो कि y मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 है। अब x की लिमिट जो है ना वो वेरिएबल आएंगी y के अंदर, x की जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल आएंगी y के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब इस रीजन के अंदर ऐसे जाके देख लो, इस रीजन के अंदर लेफ्ट से राइट पे चले जाओ, तो एकदम लेफ्ट पे जो बाउंड्री और एकदम राइट पे जो बाउंड्री है ना वो देख लो। एकदम लेफ्ट के ऊपर कौन सी बाउंड्री है? ये वाली, y इज इक्वल टू एक्स वाली बाउंड्री है। तो x की लोअर लिमिट ये है, कौन सी? x इज इक्वल टू वाई, तो यहां पे हम लिखेंगे y। और x की मैक्सिमम लिमिट कौन सी आ रही है? वहां से यहाँ पे x कितना है तुम्हारा? इसके ऊपर जो x है वो हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे हमारा x क्या है? रूट y है। ये लिमिट्स निकालनी समझ आई कि नहीं आई बताओ? ये लिमिट्स निकालनी समझ आई कि नहीं आई? ये एकदम ऐसा ही लिमिट्स निकालने का चेंज ऑफ ऑर्डर का जो क्वेश्चन है, ये IIT जैम में आता है, एक 2 नंबर का सवाल फिक्स। बोलो ये हुआ या नहीं हुआ? बोलो सर, रूट वाई कैसे हो गया? अरे भाई यहाँ पे इस वाली लिमिट पे x कितना है? इस वाली, सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x की वैल्यू रूट y तो है, मैंने करवाया हुआ है पहले, ठीक है। तो अब आगे तो करना, आगे तो कर ही सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। x की लिमिट एक बार फिर बता दो। अरे भाई यहाँ से देखो, येलो वाली लाइन से ब्लू वाली लाइन पे जाना है। येलो वाली लाइन के ऊपर ये वाला क्या है? ये वाला कर्व है y इज इक्वल टू एक्स। तो येलो वाली लाइन के ऊपर x की वैल्यू कितनी है? y है। और पिंक वाली, ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर x कितना है? रूट y है बस। तो इधर से लेके इधर जा रहे हैं। अगर वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करता, y की देखता तो नीचे से ऊपर जाता। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप देखता तो नीचे से ऊपर जाता, तो y की लोअर लिमिट यहाँ से निकलती, y की लोअर लिमिट इस पे से निकलती जो कि कितनी है? एक्स स्क्वायर, और y की अपर लिमिट यहाँ से निकलती जो कि क्या है? x है। समझ रहे हो?
तो वाई नॉट अंडर रूट वाई टू रूट वाई, क्योंकि लेफ्ट साइड में लाइन है ना तुम्हारी, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में लाइन है तो एक्स की वैल्यू वाई ली है, रूट वाई नहीं ली, ऑब्वियस सी बात है भाई। वाई की लिमिट देखते हो तो नीचे से ऊपर जाते हो, और एक्स की देखोगे तो लेफ्ट से राइट पे जाओगे। लक्ष्मी गुड इवनिंग। अब इसको आगे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 1, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का वाई स्क्वायर, लिमिट्स लग जाएंगे वाई से रूट वाई डी वाई, है ना। अब इसको करोगे क्या हो जाएगा 0 से 1, अपर लिमिट रखोगे रूट वाई, ये हो जाएगा वाई बाई 2 माइनस का वाई, और फिर माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 से 1, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर बाई 2 जाएगा तो वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का वाई बाई 2 डी वाई। अब इसको आगे कर लेना, अभी तो वही चल रहा है हितेश, अभी तो वही चल रहा है भाई। समझेगा नहीं समझे बताओ, हाँ या ना। एक क्वेश्चन और कराऊं या हो जाएगा, एक और कर लो चलो। इवैल्यूएट, बस फिर अब कंप्लीट हो गया है। लाइन इंटीग्रल ऑफ y माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स डी वाई। तुम्हें इस क्वेश्चन को अगर उसको आसान बनाना होगा ना, अगर उसे ये क्वेश्चन को आसान बनाना होगा तो वो इसके साथ एक्स और वाई की लिमिट कांस्टेंट दे देगा कि एक्स 0 से 1 वाई 0 से 1 ऐसे दे देगा। अरे भाई क्या कर दिया, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन गलत कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन गलत कर दिया है, कर लेना तुम आगे। इसका एक्स 2xy आएगा ना, 2xy आएगा, ठीक है। अरे यार मैं कैलकुलेशन फिर मेरे को ये हो जाता है, अब हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये 2xy हो गया, वाई से रूट वाई डी वाई, ठीक है। कर लेना अब तुम आगे। सर बीओडी में जो वेक्टर्स करवाए वो और इसमें कम ज़्यादा तो नहीं है, नहीं भाई मेरी तरफ से तो लगभग लगभग बराबर ही है, ठीक है। वेयर सी इज द ट्रायंगल हैविंग vertices 0 0 पाई बाई 2 1 पाई बाई 2 ठीक है। तो पहले तो अपनी ग्रीन्स थ्योरम लगा दो इसमें 2 डायमेंशन में, जब इसकी ग्रीन्स थ्योरम लगाओगे 2 डायमेंशन में तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बस यही आएगा, और डी एक्स डी वाई। अब काम है हमारा लिमिट्स बनाने का। तो देखो एक ट्रायंगल बनानी है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं साफ साफ, हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनानी है, उसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट तो 0 0 है, एक पॉइंट तो 0 0 है, एक पॉइंट है पाई बाई 2 0 और एक पॉइंट है पाई बाई 2 1, हाइट 1 ले जाओ, तो ये पॉइंट तुम्हारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी हमारी, ये मेरी क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर पहले मैं x की लिमिट देखूं, वेरिएबल x की लिमिट वेरिएबल देखनी पड़ेगी, x की लिमिट क्या देखनी पड़ेगी मुझे, वेरिएबल। तो वेरिएबल अगर मैं देखूंगा तो मेरे को यहां से ऐसे चल के आना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेगी। अब इसकी लेफ्ट लिमिट पे ये वाली लाइन है और राइट लिमिट पे ये वाली लाइन है, अब इन दोनों लाइंस की इक्वेशन मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल लिमिट चाहिए, कांस्टेंट लिमिट्स नहीं चाहिए, वेरिएबल लिमिट चाहिए। अब ये वाली जो लाइन है, ये इसके पासिंग पॉइंट ये दे रखे हैं, दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। इसका स्लोप कितना आएगा, 1 माइनस 0 अपॉन में पाई बाई 2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन पाई हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m x माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू या फिर y की जो वैल्यू है, इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 2x अपॉन में पाई, ये तो इस लाइन की इक्वेशन है। और इस लाइन की इक्वेशन, ये तो सीधी लाइन जाती हुई दिख रही है, इस लाइन की इक्वेशन कितनी बन रही है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये लाइन क्या है तुम्हारी, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है ना, दिख ही रही है, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन है। अब देखो कहाँ से शुरू हुई लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारी शुरू हुई यहाँ से, x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, पाई वाई बाई 2, ये तो लोअर लिमिट हो गई। और अपर लिमिट वहाँ पे y है नहीं, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, 0 से पाई बाई 2 मतलब पाई वाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक चली गई। अब y की लिमिट्स देखो, y कहाँ है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 है, y 0 से 1 तक जा रहा है, y हमारा 0 से 1 तक जा रहा है, क्लियर हो गई बात। अब बस अब इसका इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं करना, तो हो जाएगा 0 से 1 माइनस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स प्लस का एक्स, लोअर लिमिट रखेंगे पाई वाई बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 टी वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 से 1 अपर लिमिट रखो पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 0, और यहाँ पे रखोगे तो पाई बाई 2, माइनस में ये कितना हो जाएगा, कोस पाई वाई बाई 2, एक्स की जगह पे पाई वाई बाई 2, और यहाँ रखेंगे तो पाई वाई बाई 2 टी वाई, ये हो जाएगा। हाँ, अब इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे फाइनली, तो पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा पाई बाई 2 वाई
और कोस पाई वाई बाई टू का साइन पाई वाई बाई टू, साइन पाई वाई बाई टू, और इसका जो कोफिशिएंट है ना उसे डिवाइड भी कराना है पाई बाई टू से, ठीक है। माइनस में पाई वाई बाई टू का क्या हो जाएगा, माइनस में पाई बाई टू और वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, है ना। और ये हो गया 0 से लेके 1 तक। अब लोअर लिमिट तो 0 रखोगे तो सारे ही 0 हो जाएंगे, अपर लिमिट 0 रखो, अपर लिमिट 0 रखोगे तो पाई बाई टू, ये ऊपर जाएगा माइनस का 2 बाई पाई। कोई मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना भाई, ठीक है, मेरे से आज मिस्टेक ज़्यादा हो रही है। यहाँ 1 रखोगे तो साइन पाई बाई टू बनेगा, साइन पाई बाई टू 1 होगा, और यहाँ पे भी 1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4 पाई बाई टू में से पाई बाई 4 जाएगा तो पाई बाई 4 और माइनस का 2 बाई पाई, ये हो जाएगा साइन इंटीग्रल। समझ गए, बोलो, यही आंसर है एकदम। पाई वाई बाई टू कोस के एंगल में आएगा सर, हाँ तो कोस के एंगल में है तो, कोस के एंगल में है तो, रात जल्दी सो जाओ, तो 1 घंटा तो पढ़ोगे नहीं। तुमने एक घटिया मिस्टेक तो शुरू में ही कर रखी है, एक घटिया मिस्टेक तो शुरू में ही कर रखी है जो किसी ने नहीं देखी। डेल एफ ओवर डेल एक्स किया, और जब वाई इसका F1 का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो बीच में माइनस आएगा ना, प्लस थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ये मिस्टेक तो की हुई है, ये किसी ने ध्यान नहीं दी। यहाँ पे माइनस का x आएगा, यहाँ पे माइनस का पाई बाई टू आएगा, मुझे एकदम से दिखा, है ना, ये भी माइनस आएगा। नहीं, ये हमने यहाँ रखा, और यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस का पाई बाई 4 आएगा। अब सही है, अब सही है अब सही है, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा वेक्टर कैलकुलस हो गया है पूरा, ठीक है, इसमें और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा रिया, इन सारे कंसेप्ट्स में से कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, और तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ रहा है। वो इस सारी कहानी में से एक छोटा सा क्वेश्चन देगा तुम्हें, हो सकता है वो सिर्फ तुम्हें ये बना के दे दे, लिमिट्स ही पूछ लेगी, लिमिट्स कौन सी आएगी, वो छोटे से क्वेश्चन देगा, ठीक है रिया। अब 1 मिनट रुको, मैं मेरे नोट्स ले आता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के। स्टार्ट करते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस को शुरू करते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे फिर, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो, 15-20 मिनट कर लेते हैं, है ना। अरे माइक की बैटरी भी खत्म होने वाली है। सॉल्व कर लेना वैशाली अब उसको, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, स्कूल वाली हमने कर लिया, उससे आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में, 1-2 लेक्चर में करेंगे बस इसको, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा कर लो। सबसे पहले आती है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले मेरे पास कौन सी आती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है? देखो ऐसी इक्वेशंस, दोज इक्वेशंस which are obtained directly by differentiating the general solution. ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको अगर हम सोल्व हो गया है, बस आंसर मैच करना। यार वो मैंने रख दिया, पता नहीं कहाँ गया मुझे, स्पेशली वो बुक रख दी मैंने। सबको ठंड लग रही है इसलिए कह रहे हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ लो भाई। हाँ, द इक्वेशंस विच आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग द जनरल सॉल्यूशन। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके जनरल सॉल्यूशन को अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके वो डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली ले आऊं, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबके लिए थोड़ा सा पढ़ लो, कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो यूजी के टच का होता है ना, तो फिर वो समस्या क्या करता है। जैसे अभी हरियाणा एचपीएससी पीजीटी का पेपर हुआ था सब्जेक्टिव, हरियाणा पीजीटी का भी पेपर हुआ था सब्जेक्टिव वाला, फेज 2 वाला, तो उसके अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी बड़ी आसान सी, है ना। अब जो स्कूल की तैयारी करके गए थे ना, अगर वो थोड़ा सा पढ़ के जाते आगे का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, क्या था? माइनस का एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 1/3, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ना बर्नौली इक्वेशन है, एकदम आसान सी है, ये बर्नौली इक्वेशन है और ये 10 नंबर का सवाल आया हुआ था, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, तो बहुत आसान सवाल है। तो अब जिसने थोड़ा मोड़ा टच था, वैसे सिलेबस में तो मेंशन नहीं था, सिलेबस में तो सिर्फ 11वीं 12वीं का ही मेंशन था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो सिंपल 11वीं 12वीं वाली मेंशन थी, पर अब ये क्वेश्चन दे दिया उसने, है ना। तो अब जिसने थोड़ा मोड़ा किया हुआ था वो तो कराया, जिसको बिल्कुल भी नहीं था आइडिया वो छोड़ आया, उससे हुई नहीं। तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए आगे का, है ना, वही डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी बच्चों से। जैसे कि देखो, मान लो तुमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट है, एक्स डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दिख रही है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये एग्जैक्ट क्यों है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम सोल्व कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, करते हैं। एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई डी वाई, वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, नहीं उल्टा कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स, गलती से लिख दी, ठीक है। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूँ। देखो अगर मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस का वाई डी एक्स। अब जब सेपरेट करोगे तो डी वाई अपॉन में वाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स ओवर एक्स हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस का लॉग सी, ये बन जाएगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग वाई प्लस का लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, ये हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग आइडेंटिटी बन जाएंगे तो एक्स वाई आ जाएगा तुम्हारा सी। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये क्या आ गया? जनरल सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा। आ गया कि नहीं आ गया? अब वो कह रहा है कि जो जनरल सॉल्यूशन है उसको अगर एक ही बार डिफरेंशिएट कर दो, तो अगर डायरेक्टली तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन जाए तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारी एग्जैक्ट होगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ सी का, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ सी का क्या करके देखो, डिफरेंशिएशन करके देखो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई प्लस में वाई एज इट इज एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू 0। आ गई कि नहीं आ गई? वापस से वही डायरेक्टली एक स्टेप में डिफरेंशिएट करके आनी चाहिए। एक स्टेप में डिफरेंशिएट करके अगर तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, यानी कि इतने से ही आ जाए बस, यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन लिखा रहे, यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन लिखा रहे और एक बार डिफरेंशिएट करो तो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डेफिनेशन तुम्हारी ये है, ये डेफिनेशन है, पर हमने चेक करने का एक तरीका भी बनाया हुआ है। हमने चेक करने का क्या बनाया हुआ है? एक तरीका भी बनाया हुआ है। कहता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फॉर हाँ बिल्कुल वही बताऊंगा मैं अभी मानचू। फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्ट इज, अगर एक ऐसी इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है तो अगर उसको हमें एग्जैक्ट बनाना है तो हम एक टेस्ट बना लेते हैं, या कह दो एक चेक किया हुआ है, क्या कहते हैं? डेल एन ओवर डेल एक्स, अगर डेल एम ओवर डेल वाई के इक्वल आ जाए, एन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और एम का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट है। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट है ना। ये चेक करने का तरीका होगा क्योंकि वो लंबा पड़ रहा था। अब देखो जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखी हमने,
यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे m का काम x कर रहा है और n का काम y कर रहा है। अब इसका m का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है और n का काम y कर रहा है। तो n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा और m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ये भी 0 आएगा। इक्वल आ रहे हैं दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई तुम्हारी, एग्जैक्ट हो गई। क्लियर हुई ये बात, हाँ या ना। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए, पहली बात तो एग्जैक्टनेस से ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार, चार डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल सिंपल देके एग्जैक्ट पूछ लेगा, है ना। या फिर तुमसे कह देगा कि कोई अल्फा बीटा डाल के पूछ लेगा कि बताओ कौन सी अल्फा या बीटा की वैल्यू के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तुम्हें ये कंडीशन लगा के देख लेनी है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसे लिखेंगे, कहता है कि m dx, m का इंटीग्रेशन कर दो x के रिस्पेक्ट में ट्रीटिंग y कांस्टेंट, इस इंटीग्रेशन के अंदर y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, यहां से x को निकाल ही दिया, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो और इसको एक कांस्टेंट के बराबर रख दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ये ऊपर चले गया। प्लस में टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू सी, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि पिछले वाला हमने जो किया उसके अंदर m मेरा क्या है, m मेरा x है, n मेरा y है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, m का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y कांस्टेंट। अब इसके अंदर तो y वैसे भी नहीं है, इसके अंदर तो y वैसे भी नहीं है, प्लस n के अंदर वो सारी टर्म देखो जिसके अंदर x ना हो। अब n के अंदर तो हमारी एक ही टर्म है और उसके अंदर ही x नहीं है, तो यही आ जाएगा सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना y dy और इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई टू प्लस में y स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। समझे या नहीं समझे, कुछ गड़बड़ कर दी ना मैंने। n क्या था तुम्हारा, n की वैल्यू y थी और m की वैल्यू क्या थी, अरे 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 अरे, अरे मैंने थोड़ा गलत कर दिया यार, m dx, m dx, तो m की वैल्यू यहाँ पे y है, m dx है, m की वैल्यू y है, m dx था ना, m dx, ये गलती कर दी, n dy, बल्कि वो पेपर में ऐसे ही फंसाता है, n dy क्या होगा, वो x होगा। अब जब n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा और m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वो भी 1 आएगा, है ना। हाँ मैंने उल्टे ले लिया क्योंकि सॉल्यूशन मैंने गड़बड़ ले लिया ना, बिल्कुल टीना सही कह रही है, सॉल्यूशन मेरा गलत आया, सॉल्यूशन ये नहीं आना चाहिए, सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू सी आना चाहिए था ना, तो सॉल्यूशन गलत आया मेरा। तो m मेरा क्या है, m के अंदर मेरा क्या है, m मेरा है y और इसके अंदर हमें वो टर्म लेनी है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, y लेना है और x y को कांस्टेंट ट्रीट करना है यहाँ पे, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। n के अंदर वो टर्म्स लेनी है, n के अंदर वो टर्म्स लेनी है जिसके अंदर x ना हो। अब n के अंदर एक ही टर्म है और उसी के अंदर x है, तो ये जीरो हो जाएगा, इसको हटाओ, ये टर्म तो छोड़नी पड़ेगी। तो n के अंदर ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसके अंदर x ना हो, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो डी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसका इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट ट्रीट करो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और इज इक्वल टू सी। यही आया था वहां से भी, है ना, इससे जल्दी से हो गया, इससे हमारा क्या हो गया, जल्दी से हो गया। गुड इवनिंग अमन, समझे इस बात को या नहीं समझे। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन दिख जाए, टू सी का कोई दिक्कत नहीं है, टू सी भी सी बन जाएगा, है ना रितु, टू सी भी क्या बन जाएगा तुम्हारा, सी ही बन जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लो बस लास्ट, फिर छुट्टी। फॉर वट अल्फा द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर वट अल्फा द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x ओवर y रेज टू द पावर अल्फा dx प्लस में y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ऑन में y रेज टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। कौन सी अल्फा की वैल्यू के लिए हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट होगी, बताओ। फिर मंडे से इसको करेंगे अच्छे से आगे।
मोनी कह रही है बस सर, बस ये मोनी कह रहा है बस सर, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, कर दो और जाओ, ये कर दो और जाओ, एक क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे m क्या दिया हुआ है, यहाँ पे m दिया हुआ है अपना 2x अपॉन में y रेज टू द पावर अल्फा, और n क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4। इसको सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो डेल n ओवर डेल x निकालो, उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x अपॉन में y की पावर 4, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, और m वाले का y के रिस्पेक्ट में करोगे, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 2x इंटू वाई की पावर अल्फा आएगा, तो अल्फा क्या आ जाएगा 2 अल्फा x इंटू में y की पावर अल्फा माइनस 1। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या रखें कि ये इसके इक्वल हो जाए, बड़ा आसान है, देखो बहुत आसान है, पावर कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कुछ तो कंपेयर करो। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ y की पावर कितनी है -4 है, और वहां पे y की पावर कितनी है अल्फा माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गलती कर दिया है, माइनस का 2 अल्फा एक्स वाई की पावर माइनस अल्फा माइनस 1 ना, क्योंकि ये y की पावर माइनस अल्फा है ना, तो यहाँ पे y की पावर -4 है और वहाँ पे y की पावर माइनस अल्फा माइनस 1 है ना, तो अल्फा की वैल्यू -3 हो जाएगी, +3 हो जाएगी। अटक लिया आज मेरा बस। सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्रैक्टिस किधर से करें यार, स्वाति पता है समस्या है, अगर मैं तुम्हें नेट के क्वेश्चंस दे दूंगा तो वो फिर ऊपर से जाएंगे और नीचे के क्वेश्चंस है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें देता हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन मैं दूंगा तुम्हें, ठीक है। मानसू ने निकाल दिया आंसर। सर मोंगेज मेथड भी पढ़ाएंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है रितु, देखेंगे। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू ऑन मंडे, मंडे को मिलते हैं, 2 दिन में अच्छे से तैयारी कर लेना, अपने प्रीवियस ईयर करने शुरू कर दो, मॉक वॉक देने शुरू कर दो, टाइम आ गया है ना। चलो बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।